हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रश्मि। मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं सेल बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको ये यूनिट पूरा आसान लगेगा और जो क्वेश्चन आपसे बन भी नहीं रहा होगा वो भी क्वेश्चंस आपको समझ आने लगेगा कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। तो इसे सॉल्व करके ज़रूर जाएँ दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का। यह है कि पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से निम्न की उपस्थिति में भिन्न होती है। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है, लवक भी होता है और एक बड़ी केंद्र की रिक्तिका भी होती है। तो इसका आंसर जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है क्वेश्चन नंबर 21 में। देखते हैं तो पहला क्या लिखा है। ए में क्या दिया है, सबसे बड़ी विलगित एकल कोशिका है तो ऑस्ट्रिच का एग होता है। दूसरा है गोल्जी उपकरण क्या दिया है, अल्टमैन नहीं होता, ये गलत है, बेमेल है ये। माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ये भी सही है। लाइजोसोम का डी डवे ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बेमेल जोड़ी चुनना था तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। गोल्जी उपकरण का कैमिलो गोल्जी होता है। ओके दोस्तों। फिर दिया है 22 नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ऐसे क्वेश्चन कथन कारण वाले में आते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में है। तो पहला कथन दिया है, गोल्जी सम्मिश्र के सिस्टर्नी में शीर्ष सतह एवं ट्रांस सतह होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो ऐसा रहता है, ऊपर वाला ना ऐसा शीश बोलते हैं उसको, बहुत सारा ऐसे गोल्जी का रहता है। तो ऊपर वाला शीश कहलाता है, नीचे वाला उसका सतह ट्रांस कहलाता है। ठीक है। तो दूसरा क्या दिया है कथन, शीर्ष सतह को निर्माणकारी सतह भी कहते हैं तथा ट्रांस सतह को परिपक्व सतह भी कहते हैं, ये भी सही है। शीर्ष सतह को निर्माणकारी फर्मिंग फेज बोलते हैं, यहाँ से जो भी चीज़ नई नई बनती जाती है। और जो ट्रांस सतह रहता है उसको परिपक्व सतह कहते हैं दोस्तों। ये दोनों ही सही है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन जो कथन ठीक है, अगर एक कथन क्या बोल रहे हैं कि उसको शीश बोलेंगे, इसको ट्रांस बोलेंगे, और जो शीश है उसको निर्माणकारी कहते हैं, जो ट्रांस है उसको परिपक्व सतह कहते हैं। तो ये चीज़ दोनों का दोनों सही है, लेकिन दोनों क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो व्याख्या वो नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है वो, तो व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा इसका। कथन 1 और 2 दोनों सही है, परंतु कथन 2 एक की व्याख्या नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। तो पॉलीराइबोसोम निम्न में से किसके समूह हैं। तो ये होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, मैसेंजर आरएनए के धागे द्वारा आपस में जुड़े अनेक राइबोसोम। क्या है, जो एमआरएनए होता है ना, एमआरएनए उसी के धागे द्वारा आपस में जुड़े अनेक राइबोसोम, उसमें राइबोसोम बहुत सारा जुड़ा होता है, उसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर 24 क्वेश्चन है, पादप कोशिका की संरचना के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन, पहले तो मैं चारों कथन पढ़ देती हूँ फ्रेंड्स। पहला क्या लिखा है, कोशिकी झिल्ली के अंदर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। फिर दूसरा दिया है, सेंट्रियोल्स प्रायः अनुपस्थित होते हैं। फिर सी दिया है, एक बड़ी केंद्र की रिक्तिका उपस्थित होती है। फिर डी दिया है, गोल्जी उपकरण डिक्टियोसोम कहलाने वाली अनेक असंयोजित इकाइयों से बना है। तो फ्रेंड्स, इसमें गलत कथन चुनना है हमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, और बाकी ये जो तीनों है ना वो सही हैं। सेंट्रियोल भी अनुपस्थित रहता है, बड़ी केंद्र की रिक्तिका होती है, उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। तीनों कथन सही है फ्रेंड्स। पहला वाला ही गलत है, कोशिका झिल्ली के अंदर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति तो ऊपर में रहती है, उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली। ओके दोस्तों, ये आपका 24 का ए करेक्ट है। फिर हम देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 में क्या है, राइबोसोम के संबंध में सही विकल्प नहीं है। तो कौन सा नहीं है, पहला क्या दिया है, झिल्ली अनावेष्टित होती है, ये तो सही है दोस्तों, इसमें झिल्ली रहता नहीं है। जैसे जो डबल लेयर नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, वैसा इसमें कुछ झिल्ली ही नहीं रहता। और बी क्या दिया है, कोशिका द्रव्य एवं आर पर उपस्थित होता है, ये भी सही है। फिर सी दिया है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होता है, ये गलत है फ्रेंड्स, उसमें भी उपस्थित होता है। फिर डी क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, तो ये भी सही है। तो हमें जो सही नहीं था वही चुनना है। तो क्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है,
जी हाँ दोस्तों, सी इसका करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है। फिर 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अंतःझिल्ली तंत्र का भाग नहीं है? तो अंतःझिल्ली तंत्रिका का भाग नहीं है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और लाइजोसोम भी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है। अंतःझिल्ली की तंत्रिका तंत्र में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 27 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अंगक को अंतःझिल्लिका तंत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है परऑक्सीसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम भी है, रिक्तिका भी है, तो इसका आंसर जाएगा परऑक्सीसोम। इसको शामिल नहीं किया गया है। ओके फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एकल कला संरचना के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई होती है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई होती है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में दिया 75 एंगस्ट्रॉम। ओके दोस्तों, 75 एंगस्ट्रॉम होती है, सी इसका करेक्ट है। फिर 29 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका की पहचान एवं आसंजन को प्लाज्मा झिल्ली के घटकों द्वारा आसान बनाया जाता है। यह घटक प्राय होते हैं, तो ये जो होते हैं वो हैं, पहला ऑप्शन क्या है, मात्र प्रोटीन होते हैं। दूसरा दिया है, बी दिया है मात्र लिपिड होते हैं। तीसरा सी क्या दिया है, लिपिड प्रोटीन होते हैं। और डी दिया है ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जो लिपिड और प्रोटीन होता है ना, उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट के जुड़ने की वजह से उसको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। 30 में क्या दिया है, 30 दिया है आपका अंतरकोशिकी झिल्ली का कार्य करना नहीं होता है। वो क्या कार्य नहीं करता? तो पहला ऑप्शन है आपका कोशिका के अंदर अनेक कोष्ठ बनाना। फिर बी दिया है एंजाइम एवं वर्णकों के स्पष्ट स्थानिक संगठन को उपलब्ध कराना। फिर सी दिया है कोशिकीय दृढ़ता को बनाए रखना ताकि यह बिखर ना जाए। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स, कोशिकीय दृढ़ता को बनाए रखना ताकि यह बिखर ना जाए। ये अंतर कोशिकीय झिल्ली का कार्य नहीं है। और ऑप्शन डी आपका क्या दिया है, कोशिका के अंदर पोषकों के वितरण के लिए चैनल की व्यवस्था प्रदान करना। तो जो अंतर कोशिकीय झिल्ली है ना फ्रेंड्स, वो सारा काम करती है, जैसे कि कोशिका के अंदर कोष्ठ बनाना, फिर एंजाइम वर्णकों के स्पष्ट स्थानिक संगठन को उपलब्ध कराना, फिर ये जो डी है कोशिका के अंदर पोषक पदार्थों के वितरण के लिए चैनल बनाने, ये सब काम करेगी। लेकिन जो कोशिकीय दृढ़ता आधार बनाए रखना यह नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ये है अंतरा कोशिकीय झिल्ली। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका पादपों में कोशिका से कोशिका में कोशिका द्रव्य की निरंतरता को कोशिकीय द्रव्य संयोजन बनाए रखता है, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं फ्रेंड्स। पादप में कोशिका से कोशिका में कोशिका द्रव्य की निरंतरता, एक कोशिका का दूसरी कोशिका से जुड़े रहना को कोशिकीय द्रव्य संयोजन द्वारा बनाए रहते हैं। और यहाँ पे ना कोशिकीय द्रव्य वाला संयोजन होगा, एक कोशिका से पहली कोशिका, ये दूसरी कोशिका, दोनों के बीच में कोशिका द्रव्य संयोजन होगा। तो इसे क्या ये किसके थ्रू होता है? तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है, इसका यही आंसर है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, फास्फोलिपिड अणु एम्फीपैथिक होता है तथा H2O के संपर्क में आने से दो परतों का निर्माण होता है। फास्फोलिपिड अणु का शीर्ष होता है, तो फास्फोलिपिड अणु का शीर्ष होता है बाहरी सतह पर। ओके फ्रेंड्स, ये क्या 40 अंश का कोण बना रहा है अंदर की ओर प्रोटीन अणुओं में धंसा हुआ। तो फ्रेंड्स जो फास्फोलिपिड होता है ना, वो फास्फोलिपिड का जो शीर्ष होता है वो बाहरी सतह की ओर होता है। ओके, अब जो फ्लूइड मोजेक मॉडल देखना, जो कोशिका वाले सिद्धांत में जो डायग्राम होगा ना, उसको आप अच्छे से रीड करके जाना। फास्फोलिपिड का जो शीर्ष रहता है ना, वो बाहरी सतह पे होता है। उस डायग्राम को आप रीड करके जाना। यहाँ पे डायग्राम नहीं डाली हूँ इमेज को मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका
सामान्यतः बड़े अणुओं की तुलना में छोटे अणु आसानी तथा तीव्रता से पार होते हैं। हाँ, ये तो सही होगा, छोटे अणु जल्दी जाएंगे। फिर भी क्या दिया है, इसमें से जल में घुलनशील पदार्थ, लिपिड में घुलनशील पदार्थ, जल लिपिड में घुलनशील पदार्थों की तुलना में कम तेजी से पार होते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि जो आपका जो फ्लूइड में मोजेक मॉडल में जो प्रकृति बताई गई है ना, वो लिपिड वाली भी है, जिसकी वजह से मूवमेंट आसानी से होता है। ये क्या बोल रहा है कि बी क्या बोल रहा है, इसमें से जल में घुलनशील पदार्थ लिपिड में घुलनशील पदार्थों की तुलना में कम तेजी से पार होते हैं, तो ये तो सही है। फिर सी क्या दिया हुआ है, झिल्लियां चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, तो ये भी सही है। फिर डी क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, चूंकि हमें गलत कथन चुनना था और तीनों सही है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फ्रेंड्स। 34 में हमें क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, दोहरी झिल्ली होता है, तो इसका दोहरी झिल्ली में जाएगा, ए का थर्ड आएगा। ओके, फिर ए का थर्ड वाला सिर्फ दो ही ऑप्शन है, बी एंड सी है। फिर बी क्या दिया है, लाइजोसोम। लाइजोसोम में क्या होता है, तो लाइजोसोम में होता है, बी का सेकंड जाएगा, एकल झिल्ली होता है। तो ये वाला ऑप्शन में, बी वाले में केवल ये सी ही करेक्ट होगा फ्रेंड। फिर राइबोसोम में क्या होता है, झिल्ली विहीन होता है, वो झिल्ली विहीन होता है। फिर नाभिक क्या होता है, तो नाभिक डी का भी जाएगा थर्ड, डी का क्या जाएगा, थर्ड ही जाएगा। नाभिक मतलब ये केंद्रक की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी डबल लेयर ही होता है, तो डी का भी थर्ड जाएगा। इस तरह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ दोहरी झिल्ली का, लाइजोसोम हो गया आपका एकल झिल्ली का, राइबोसोम हो गया झिल्ली विहीन, और नाभिक केंद्रक जो है वो भी हो गया दोहरी झिल्ली का। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है फ्रेंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, लाइजोसोम खाली स्थान संवहनी संरचनाएं हैं जो खाली स्थान में पैकेजिंग की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। तो लाइजोसोम इसमें ऑप्शन दिया है, पहला क्या है, झिल्ली आवेष्टित गोल्जी उपकरण है, फिर झिल्ली अनावेष्टित गोल्जी उपकरण है, फिर झिल्ली आवेष्टित ईआर है, झिल्ली अनावेष्टित ईआर है। तो जो लाइजोसोम है ना फ्रेंड्स, वो झिल्ली आवेष्टित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। लाइजोसोम में सिंगल झिल्ली है ना, सिंगल लेयर की, इसीलिए तो झिल्ली आवेष्टित है। फिर और क्या होता है, जो गोल्जी उपकरण में पैकेजिंग की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, तो जब गोल्जी उपकरण में पैकेजिंग की प्रक्रिया होती है ना, तो उससे लाइजोसोम बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और हमें देखना है 36 में पादप कोशिका की नीचे दी गई परासंरचना में ए बी सी डी नामांकित भाग ये चुनना है हमें। तो देखो, जो ए है वो क्या है, ए आपका जो दिया हुआ है ना, ये ऐसा लेयर दिया हुआ है चारों ओर, वो क्या है, वो प्लाज्मा झिल्ली है, तो ए आपका प्लाज्मा झिल्ली है। फिर बी क्या है, बी जिसको ये एरो दिखाया गया है वो है क्लोरोप्लास्ट। वैसे तो ये कलरफुल था, पर पीडीएफ बनाई तो ये ब्लैक आ गया, तो इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है। फिर मैं बता देती हूँ, सी क्या है, सी जो है ना, ऐसा जो दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ऐसे क्रिस्टी बना हुआ है, ये वाला जो सी है वो। उसके बाद डी जो है वो है यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है ऐसा, वो गोल्जी उपकरण है। तो इस तरह से आपका ए होगा प्लाज्मा झिल्ली, बी होगा आपका ये वाला, बी जो होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट, सी होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया, और डी होगा वो गोल्जी बॉडी होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। वैसे प्लांट सेल है, पादप कोशिका। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है कि हमें सही जोड़ी मिलाना है, सही विकल्प चुनना है। तो डिक्टियोसोम का जाएगा श्वसन, सॉरी स्त्रावण जाएगा फ्रेंड्स। डिक्टियोसोम का क्या जाएगा, स्त्रावण जाएगा। और बी का जाएगा फिफ्थ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन में काम रोल होता है, इसी से तो श्वसन करते हैं। उसके सेल जो कोशिका होती है वो। फिर सी दिया है रिक्तिका, रिक्तिका का सी का फर्स्ट जाएगा, संचयन का काम करती है। वैक्यूल क्या काम करती है, जो बड़ी बड़ी रिक्तिका होती है या छोटी रिक्तिका, संचय का ही काम करती है। फिर डी दिया है ग्रैना, ग्रैना आपका जाएगा प्रकाश संश्लेषण में।
तो प्रकाश संश्लेषण का यूनिट ही है ग्रेना, तो ये प्रकाश संश्लेषण में जाएगा। इस तरह से डिक्टियोसोम का स्त्रावण हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, रिक्तिका है आपका संचयन और ग्रेना है आपका प्रकाश संश्लेषण। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। 38 में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कार्य गोल्जी उपकरण का नहीं है। तो क्या नहीं है फ्रेंड्स, जो पहला क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण, ये तो है। स्त्रावण भी है, झिल्ली का रूपांतरण करना भी है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम का काम है। जहां जहां पर राइबोसोम होगा वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में सुविकसित होती है जो इसका संश्लेषण करती है। तो फिर इस क्या जो चिकनी वाली होती है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, वो स्टीरॉयड बनाती है, लिपिड बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। जबकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाती है, वो तो रफ वाली बनाती है। स्टीरॉयड लिपिड बनाने का काम है SER का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसका संश्लेषण करती है ये स्टीरॉयड का। क्वेश्चन नंबर 40 है, माइटोकॉन्ड्रिया के निम्न में से किस भाग में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम स्थित होता है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपका पूरा सारा टर्म क्लियर हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। ऐसे क्वेश्चन आप बना के जाएंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो ये है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम स्थित होता है। ये ऑप्शन में क्या दिया है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश दिया है, बाहरी झिल्ली, मैट्रिक्स दिया है, ये तीनों ही गलत है। ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ना, ये होता है आंतरिक झिल्ली में, इसका आंतरिक झिल्ली करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चन IMP था, इसको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, निम्न में से कौन सा अंगक रेटिना की उपकला कोशिकाओं में द्रव्य वर्णकों, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायता करता है। तो जहां जहां पे आपका लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड, ये वसा वाला चीज आएगा, वो सब में जाएगा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो C आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, यांत्रिक सहारा एंजाइम परिसंचरण प्रोटीन संश्लेषण, यांत्रिक सहारा एंजाइम परिसंचरण प्रोटीन संश्लेषण एवं औषधियों का प्रतिवीसीकरण निम्न में से किसका कार्य है। तो ये है फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओके, तो इसमें क्या क्या दिया है, डिक्टियोसोम दिया है, क्लोरोप्लास्ट दिया है और राइबोसोम दिया है। राइबोसोम तो वो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश संश्लेषण करेगा और डिक्टियोसोम जो पादप में पाया जाता है वो गोल्जी उपकरण की तरह काम करता है। तो बच गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए फ्रेंड्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो यांत्रिक सहारा भी देता है, एंजाइम का परिसंचरण भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। जैसे कि आप जानते हैं जो RER है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है। कुल मिला के वो भी तो कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि राइबोसोम को आंसर क्यों नहीं लिया है। एवं औषधियों का प्रतिवीसीकरण, तो ये सारे काम एंजाइम परिसंचरण, प्रोटीन सिंथेसिस, औषधियों का प्रतिवीसीकरण, ये सब काम किसका है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाएगा, राइबोसोम नहीं होगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, अरंडी के अंकुरित बीजों के भ्रूणपोष से निष्कर्षित कोशिका अंगक है। तो अरंडी के अंकुरित बीजों के भ्रूणपोष से तो कौन सा कोशिका अंगक निकलता है। ऑप्शन दिया है ग्लाइऑक्सिसोम है, परऑक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आंसर जाएगा ग्लाइऑक्सिसोम होता है। ओके, ग्लाइऑक्सिसोम्स पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है फ्रेंड्स, फिर वही आ गया है, डायग्राम वाला है। डायग्राम अच्छे से दिख नहीं रहा है तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ। ये पादप कोशिका का ही है, सबसे बाहर का लेयर जो दिया है वो सॉरी जंतु कोशिका का है। ये सबसे बाहर क्या दिया है आपका, जंतु झिल्ली, मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो भी हो। फिर दिया है B का केंद्रक दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। अपना जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डायग्राम देख लीजिएगा। यहाँ पे डायग्राम कलरफुल नहीं आया है तो इसको स्किप कर रही हूँ। ये B देखिए केंद्रक, ये सेंटर में जो है वो बड़ा सा वो केंद्रक ही है, ये वाला सेंटर का केंद्रक है। इधर माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर जो भी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और ये जो A वाला है वो प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। फिर क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं केंद्रिका का क्या होगा। केंद्रिका क्या करता है, IV RNA का संश्लेषण करता है। चौथा जाएगा इसका
फिर बी का फर्स्ट जाएगा स्फीरोसोम्स, क्या करता है, लिपिड का संग्रहण करता है। फिर सी क्या करेगा, पेरोक्सिसोम, सी का जाएगा सेकंड, पेरोक्सिसोम करता है ग्लाइकोलेट का उपापचय करता है, पेरोक्सिसोम ग्लाइकोलेट का उपापचय करता है। फिर डी क्या करता है, प्लाज्मोडिस्मेटा, तो डी करता है, थर्ड जाएगा इसका वृहद अणुओं का परिवहन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना इसमें केंद्रिका को तो आप जानते हैं, क्योंकि केंद्रिका, नाभिक, केंद्रक ये सब आरएनए संश्लेषण से ही जुड़ा है, तो केंद्रिका का आप तो मिला लेते हैं आरएनए का, लेकिन ये स्फीरोसोम, पेरोक्सिसोम, प्लाज्मोडिस्मेटा इसका स्पेसिफिक काम होता है फ्रेंड्स। जैसे स्फीरोसोम में लिपिड संग्रह होता है, पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट का उपापचय होता है। कम से कम आप शब्द को याद रखिए। प्लाज्मोडिस्मेटा क्या काम कर रहा है, तो वही एक कोशिका है, दूसरी कोशिका है, दोनों के बीच में ऐसे जुड़ान पाया जाएगा, वहीं से तो सारी चीजें का आदान प्रदान होगा एक सेल से दूसरे सेल में, तो वही काम करता है प्लाज्मोडिस्मेटा। तो क्या करता है, ये वृहद अणुओं का परिवहन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 फ्रेंड्स आपका क्या है, ये चूंकि ये हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, जो पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है, अंतः कोशिका वैज्ञानिकों द्वारा इनके लिए आत्मघाती थैला शब्द प्रयोग किया गया। हाँ जी हाँ, इसका आंसर आप सब जानते हैं, लाइजोसोम आएगा, आत्मघाती थैला। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। 47 क्या है, स्तंभ 1 में दिए गए कोशिका अंगकों का स्तंभ 2 में दी गई कोशिकीय प्रक्रियाओं के साथ में, जो कोशिका की प्रक्रिया उसके साथ में मिलान करना है, सही सही। तो अभी हम देखते हैं लाइजोसोम का क्या आएगा। लाइजोसोम के पास होता है जल अपघटकी हाइड्रोलेजेज एंजाइम होता है। फिर बी का क्या जाएगा, फर्स्ट। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्टीरॉइड का निर्माण, तो सी का जाएगा थर्ड। फिर डी सेंट्रियोल क्या करता है, तर्कु का निर्माण, सेंट्रियोल करता है तर्कु का निर्माण। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फ्रेंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। क्वेश्चन नंबर 48 है, आवृतबीजी पादप की हरी पत्तियों से क्लोरोप्लास्ट को अखंड रूप से पृथक करने की उत्तम विधि है। तो ये है पेट्रोल ईथर दिया है, क्लोरोफॉर्म दिया है और 10% सुक्रोज विलयन दिया है। तो आवृतबीजी पादप की हरी पत्तियों से अगर क्लोरोप्लास्ट को अखंड रूप से पृथक करना है तो सबसे उत्तम विधि होगी अल्कोहल विधि। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, गलत जोड़ी को चुनना है। तो गलत जोड़ी चुनते हैं। पहला क्या दिया है, कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहारा, तो सॉरी संरचनात्मक सहारा, तो जी हाँ ये करता ही है, ये सही है। रिक्तिका, बी क्या दिया है, केंद्रीय रिक्तिका संग्रहण का काम, ये भी सही है। फिर सी क्या दिया है, एमाइलोप्लास्ट, तो ये करता है स्टार्च का संग्रह, एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं उसको, जो स्टार्च का संग्रह करता है, ये भी सही है। प्लाज्मोडिस्मेटा, ये क्या, इसमें क्या दिया है, सुरक्षा दिया, ये गलत है फ्रेंड्स, सुरक्षा नहीं करता है वो तो वृहद अणु या छोटे अणुओं का ना एक सेल से दूसरे सेल में आदान प्रदान करता है। फिर 50 नंबर का क्वेश्चन है, राइबोसोम। अच्छा 49 में क्या था आंसर इसका, गलत जोड़ी चुनना था, प्लाज्मोडिस्मेटा इसका आंसर है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, राइबोसोम का निर्माण। ऑप्शन में दिया है केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो इसका आंसर है केंद्रिका। फ्रेंड्स अभी वैसे मैं टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाली थी, लेकिन मैं अभी पार्ट 1 में इसका 50 क्वेश्चन करा रही हूँ, 50 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में डाल दूंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको ज़रूरत है कि हाँ एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चन हमको डेली करने हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फ्रेंड्स। और आप जितना ज़्यादा मतलब रेस्पॉन्स देंगे, कमेंट करेंगे, मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपको नीड है एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चंस करने की, तो मैं डेफिनेटली वीडियो डालूंगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए और मेरे को बताइए कि आपको ऐसा डेली क्वेश्चन करना है, 50-100 जो भी हो, तो मैं हर एक यूनिट का एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं सब यूनिट का ऐसा ही करा दूंगी, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।